नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रानी। उत्तराखंड का सैलाब सूबे के 50 से ज्यादा परिवारों की आंखों में उतर चुका है और ग्लेशियर टूटने से आए जलजले में अब इनके अपने लापता हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इनकी बेचैनी बढ़ रही है। लापता अपनों के साथ अनहोनी की आशंका से उनके स्वजन की सांसें अटकी हैं। वहीं अब उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, नेपाल, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा के तकरीबन 200 से अधिक व्यक्ति इसमें लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। लेकिन ग्लेशियर टूटने की सूचना के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू अभियान लगातार चला रही है। रविवार को आईटीबीपी के जवानों के एक अन्य टनल से 12 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला जा चुका है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत और बचाव काम के लिए अपनी सक्रियता को भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड से समन्वय के लिए गन्ना मंत्री सुरेश राणा के नेतृत्व में मंत्रियों का एक दल उत्तराखंड भेजा है। इसमें मंत्री धर्म सिंह सैनी और विजय कश्यप भी शामिल हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तराखंड में आई इस तबाही पर अपनी नजर बनाए हुए है और लगातार उत्तराखंड सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है। इस पूरी तबाही से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करें। चमोली में आई महातबाही के बाद सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई लोग उस जलजले में फंस गए जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। लापता युवकों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कोई तो बता दे मेरा लाल कहाँ है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद भारी तबाही आई। इस तबाही में मिर्जापुर भी अछूता नहीं रहा है। मिर्जापुर के मढ़ियान तहसील क्षेत्र का एक नौजवान जो पिछले 31 नवंबर को कार्य करने के लिए गया था, एक बिजली परियोजना जो चमोली में चल रही थी, उस परियोजना में काम करने के लिए गया था। आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। उसको लेकर उसके परिजन चिंतित हैं। मिर्जापुर के मढ़ियान तहसील क्षेत्र के कोटवा पांडेपुर जहाँ का वह निवासी है, वहाँ परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसकी 4 पुत्रियाँ हैं और एक पत्नी है जो इस घटना को लेकर बड़ी मर्माहत हैं। घर में कोहराम मचा हुआ है। अभी तक जय किशन उर्फ जयनाथ का कुछ भी पता नहीं चल सका है। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। सीएम योगी ने लापता युवकों के परिजनों को आश्वासन दिया कि सभी को सुरक्षित वापस लाया जाएगा, जिसके बाद सीएम योगी ने फौरन मंत्रियों को चमोली जाने के निर्देश जारी किए। यूपी सरकार के 3 मंत्री सुरेश राणा, आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी और बाढ़ राहत राज्य मंत्री विजय कश्यप चमोली पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। यूपी सरकार ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, 1070 और 945444 1036 है। हरिद्वार में यूपी के अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग करने के लिए कमिश्नर और आईजी सहारनपुर हरिद्वार में मोर्चा संभालेंगे। राहत कार्यालय में सिंचाई विभाग और गृह विभाग के अधिकारी भी बैठेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तराखंड आपदा के पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी संवेदना है। पीड़ित परिवारों से जिला प्रशासन तत्काल भेंट कर आवश्यकता अनुसार सहायता उपलब्ध कराए। पार्थिव शरीर को लाने एवं घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड के चमोली आपदा ने काफी इलाके उजाड़ दिए हैं। प्रशासन तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। तपोवन के दूसरी सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बता दें कि रेस्क्यू के दौरान अब तक 29 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि करीब 34 लोगों के अभी भी टनल में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा सैकड़ों लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए, अभी यहाँ पर जो गांव के स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है, तो मुख्य चीज़ होती है पहले राशन। तो राशन का यहाँ पर अभी कोई अभाव है, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। दूसरा मेडिकल स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य की दृष्टि यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अपना काम कर रही है। और यहाँ पर ज़रूर 2 लोगों ने बताया उनके घर इस आपदा में ध्वस्त हो गए हैं। तो मैंने जिलाधिकारी से कहा कि उनके
उनके घर कहाँ पर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि भूमि भी निकल जाती है ऐसे आपदा के समय। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक आपदा में जो 197 लोग लापता हैं, वे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम व ओडिशा के रहने वाले हैं। ये सभी लोग ऋषिगंगा और तपोवन बिजली परियोजना के मजदूर और कर्मचारी हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आप देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन अपने जो अभी लोगों के लापता हैं उनके परिजन लगातार परेशान हैं और इसी को लेकर के जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रही हैं और राहत और बचाव का काम लगातार देखने को मिल रहा है। और आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। हम्माम वाहिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हम्माम वाहिद जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज रस्तोगी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गौरी शंकर जी आपके पास आऊंगा। आप गौरी शंकर जी किस प्रकार से देख रहे हैं? एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि जो तमाम लोग लापता हैं, और उसमें भी खासतौर से उत्तर प्रदेश के कई लोग ऐसे हैं जिनकी अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। हालांकि लगातार आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस समय क्या जानकारी आप दे सकते हैं और कैसे जो राहत और बचाव का काम है उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तराखंड के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है? थोड़ा सा इस विषय को बताते चलें गौरी शंकर जी, और कैसे देख रहे हैं इस पूरे हादसे को? माननीय आयुष जी, मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर आया हूं जी। तो मुख्यमंत्री जी, इस जो आपदा आई है देवभूमि में जो आपदा आई उत्तराखंड में, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी बहुत चिंतित हैं और उन्होंने पूरी टीम को उत्तराखंड भेज दिया है। और मेरे निवास के बगल में विजय कश्यप जो राज्य मंत्री बाढ़ क्षेत्र के हैं उनको भेजा है और वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र से जाके मिले हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है कि वहाँ जो लोग लापता हैं उनकी जानकारी लगाई जाए और वहाँ जो सुविधाएं लोग जो घर से बाहर हैं या जो आपदा में फंसे हैं उनको कैसे राहत पहुँचाया जाए। इसलिए पूरी सरकार की कैबिनेट के, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे सरकार के मंत्री हो, सभी जाकर वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ संपूर्ण मदद करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित जो लोग लापता है, कहाँ के लोग वहाँ काम कर रहे थे, कहाँ के लोग मजदूर थे, जो 197 लोग मजदूर लापता हुए हैं उनके बारे में सबको चिंतित है और आसपास के जो गांव थे उनके बारे में भी चिंता की जा रही है। सरकार बिल्कुल मुस्तैदी के साथ उत्तराखंड में जो आपदा आई है उससे निपटने के लिए तैयार है। जी जी। गौरी शंकर जी, मुझे ये बताएं, चूंकि आपने कहा कि आपकी मुख्यमंत्री के साथ भी बातचीत हुई है, मुख्यमंत्री के साथ बातचीत में किन विषयों को लेकर के आपने चर्चा की, खासतौर से इस त्रासदी के बाद? और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि जो 3 मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज गया उत्तराखंड के लिए, दरअसल उससे क्या राहत मिलने की उम्मीद है? क्योंकि जो परिजन हैं उस समय बेहद परेशान हैं। तमाम जगह से हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों की बातचीत हो रही है, कोई उनकी जानकारी अभी फिलहाल मिल नहीं पा रही क्योंकि रेस्क्यू वहां पर लगातार चल रहा है। तो मुख्यमंत्री के साथ आपकी क्या बातचीत हुई और आज जो 3 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल गया, ये कैसे वहां पर इन चीजों को कोऑर्डिनेट कर रहा है? थोड़ा सा इसको और बताएं गौरी शंकर जी। माननीय मुख्यमंत्री के साथ में 5:45 पे मेरा मिलने का समय तय था। इसी बीच मैं मिला और उनसे इस चर्चा हुई तो बड़े दुखी थे और दुखी मन से वो कह रहे थे कि जो उत्तराखंड में आपदा आई है उससे पूरी तरह से निपटा जाएगा। और उन्होंने जो है 3 मंत्रियों को, सुरेश राणा जी को, विजय कश्यप को और एक मंत्री को और भेजा है। उन मंत्री से कहा कि वहीं रह करके जो समस्या है वहाँ के अधिकारियों से बराबर संपर्क में रहो और रहने के बाद जो है वहाँ की जो समस्या है, खाद्यान्न सामग्री पहुँचना है, लोग गाँव में फंसे हैं और जो लोग लापता हैं उन सब के लिए कैंप लगाकर वहाँ कैंप भी लगा दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव, अपर सचिव अवनीश अवस्थी जी पहुँच गए हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड की जो आपदा के में लोग फंसे हैं बहुत गंभीर हैं और उनको चिंता है, इसलिए उन्होंने कैबिनेट के 3 मंत्रियों को दिए।
चलिए, इस बीच मनोज पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। मनोज जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। हम्मा बाई जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। इस त्रासदी को आप कैसे देख पा रहे हैं, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि लगातार खासतौर से उत्तर प्रदेश के भी कई लोग ऐसे हैं जो कि इस त्रासदी में बताया जा रहा है लापता हैं, या उनका कोई संपर्क फिलहाल अब तक नहीं हो सका है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? रियली ये घटना बहुत ही दुखद है, और इससे पूरे भारतवर्ष में हर जगह ये दुख है। और हम लोग को भी जैसे जानकारी मिली, पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने अपनी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अपील करके राहत और बचाव के काम में हिस्सा लेने की बात कहे हैं, और वहाँ पे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। और अभी जैसा कि बताया जा रहा है, रैना गांव में 100 लोग लापता हैं। तो इस समय जो है वो दुखद है। अब वो कुदरत का कहर है जो भी हुआ। बहरहाल इस समय सरकार के साथ किसी भी तरीके के राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर जो लोग जो सेवा है उस सेवा में सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, और कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मनोज पांडे जी, आप क्या कहेंगे इस त्रासदी को लेकर के, और खासतौर से इस समय उत्तर प्रदेश के वो तमाम परिवार जिनके अपने वहां पर या तो काम करने के लिए गए थे या किन्हीं अन्य वजहों से वहां पर मौजूद थे, जो कि लापता हैं, अभी भी उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे हादसे को, इस समय मौजूदा स्थिति को? मनोज पांडे जी। देखिए, आयुष जी, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी त्रासदी है, और ये इसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में थे। हमें दुख है कि जो मृतक थे उसमें हमारे जनपद रायबरेली जहाँ से मैं विधायक होता हूँ वहाँ के भी 2 सगे भाई उस कहीं न कहीं जो दैविक आपदा हुई है इस त्रासदी में, वो 2 हमारे बच्चे भी इसमें हताहत हुए हैं। और जहाँ तक सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपदा की जैसे ही जानकारी मिली, वहाँ पार्टी के जितने वर्कर्स थे, वहाँ के प्रमुख लोग, उनसे संबंधित लोग, उनको सबको ये निर्देश दिया गया कि इस आपदा में ये मानवता से जुड़ा हुआ प्रकरण है। इसमें सब लोग बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिकरण से वहाँ मानव सेवा पर लगे, और जो मदद हम सब लोग कर सकते हैं वहाँ करने का प्रयास करें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस त्रासदी में सरकार को भी जो लोग हताहत हुए हैं उसमें अधिकतर सब मजदूर लोग थे। अगर आप देखें, वहाँ जो पावर प्लांट एक ध्वस्त हुआ है, अगर उसमें आप देखें तो अधिकतर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के ही लोग उसमें ज्यादातर थे। वो लोग थे जो पेट पालने के लिए अपने गांव घर परिवार को छोड़ करके वहाँ गए थे, और उसमें उनकी दुखद मृत्यु हुई है, या काफी लोग अभी लापता हैं। तो हमारी सरकारों से भी अपील है कि पूरा परिवार उनके ऊपर आश्रित था, उस परिवार का बोझ कैसे चल पाएगा, इस पर हमारे यहाँ की भी जो सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश सरकार, वो निश्चित रूप से इस पर चिंता करें, और कम से कम उन पीड़ित परिवार के लोगों को ऐसी धनराशि जरूर दी जाए कि उनका परिवार का जीवन यापन आगे हो सके। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, चूंकि इस समय आपदा तो है, और आपदा के समय में हम लोग देख रहे हैं कि जो हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों या फिर वहां पे बचाव में लगे हुए वो तमाम बचाव दल, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं, और खासतौर से उत्तराखंड के अंदर जो बार बार देखने को मिल रही हैं, इसको कैसे आप देख पा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? क्योंकि लोगों की जान जाती है ऐसी आपदाओं के अंदर, और उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि फिलहाल अभी किसी तरीके की कोई उम्मीद ऐसी नजर नहीं आ रही कि भविष्य में भी कोई ऐसा कोई हम लोगों ने प्रारूप तैयार कर लिया हो कि कम से कम इसको रोका जा सके या कैजुअलिटीज को कम किया जा सके। इस आपदा को जोड़ते हुए वो 7 साल पुरानी वो तस्वीरें, क्या आपको लग रहा है कि वो जहन में ताज़ा हो रही हैं? मनोज, वरिष्ठ पत्रकार से मेरा ये सवाल है। पंकज रस्तोगी जी। देखिए आयुष जी, 7 साल पहले जो आपदा आई थी, आज उसी की पुनरावृत्ति है। और ग्लेशियर का टूटना, जिस तरह से ग्लेशियर टूटे, पिघला, और ये ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। और दूसरी चीज है कि बहुत ज्यादा जो पर्यावरण के ऊपर ध्यान न देना, पर्यावरण और प्रदूषण का जिस तरह फैलना, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि इस तरह की चीजें हो रही है। 1500 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ग्लेशियर का जो पिघला, तो वो क्या नाम उस गति से आया, और तमाम जो बस्तियां थी और तमाम जो प्रोजेक्ट चल रहे थे एनटीपीसी के, और जो तमाम और जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनको तबाह कर दिया। तो ये जान माल की क्षति के साथ तमाम तरह के प्रोजेक्ट, बिजली के प्रोजेक्ट को भी क्षतिग्रस्त किया। तो ये बहुत ही दुखद है, और इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरह से पर्यावरण में हिमालय के क्षेत्र में जिस तरह की चीजें हो रही, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है कि इस तरह की घटना हो रही है। तो इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि इस तरह के उसमें 1.5 मिनट का टाइम बचा था मजदूरों को भागने का, और उसमें वो रुक नहीं पाए, भाग नहीं पाए, उसका नतीजा है वो कालकलवित हो गए। और कई लोग अभी देखिए उनका अता पता नहीं है, 9 राज्यों के लोग वहां पर मजदूर के रूप में कार्यरत थे, उनका अभी पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम मजदूर थे जो वहां कार्यरत थे, उनका भी अभी बहुत से लोगों के शव नहीं मिले। लेकिन योगी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि उनके परिवारों के लिए एक अपने 3 मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल वहां भेजा है, और उत्तर प्रदेश के माननीय अपर मुख्य गृह सचिव के नेतृत्व में भी एक कमेटी भेजी है। तो वो वहां पर उस चीजों का आकलन कर रहे हैं, और जो भी चीजें हैं उसकी आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और वहां जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसका आकलन कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका प्रपोजल भेजेंगे। और जो जान माल की क्षति हुई है और जिनके घर परिवार नष्ट हुए हैं, जिनका कोई आधार नहीं रहा, उसका क्या नाम है, उसकी पूर्ति करेंगे। लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है कि इस तरह की घटना हो रही है। 7 साल पहले भी इस तरह की चीजें हुई थी, और अभी देखिए हरिद्वार, चमोली और आपके देहरादून, वहां के अलर्ट रखा गया है। वहां के क्षेत्रीय गांवों को कहा गया है कि आप गांव खाली कर दें। इसकी अभी अलकनंदा नदी में जहां इसका पानी गया है वहां का जलस्तर सामान्य है, लेकिन बहाव कम हुआ है। पंकज जी ये पंकज जी देखिए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन सवाल तो जरूर है पंकज जी, चूंकि देखिए 7 साल पहले जो हुआ, क्या उससे कुछ सबक लिया गया? क्योंकि पर्यावरणविद बार बार तमाम तरीके के रिपोर्ट्स को रखते हैं सामने, और कोई भी इस तरीके का प्रोजेक्ट जब लगता है तो उसकी बाकायदा पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च होता है। लेकिन आपदा से निपटने के तो इंतजाम है, आपदा के बाद वाले तो नजर आते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव क्या होना चाहिए, क्या उस तरफ हमारा फोकस नहीं होता है? इसलिए इस तरीके की आपदा में हम लोग देखते हैं कि भारी जानमाल का नुकसान देखने को मिलता है। और 7 साल पहले जो हुआ, क्या उससे कुछ सीख आपको मिलती हुई नजर आई है? क्या उससे कुछ सीखा है उत्तराखंड के अंदर, वहां की सरकार ने, या वहां पर जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं उन सारी चीजों को लेकर? पंकज जी देखिए जो हमारे जो इन्वायरमेंटल लोग हैं, जो पर्यावरणविद हैं, उन्होंने पहले ही आगे किया था कि जो है इस तरह की चीजें हो सकती हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने बहुत इसके लिए जोर देते हुए कहा था, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है और इस पर ध्यान आदमी नहीं देता है। और आज चाहे सरकारें कोई भी हो, आज देखिए जब इस तरह की घटना हो जाती है तब तमाम एक्शन लिए जाते हैं और तमाम चीजों की पूर्ति की जाती है, लेकिन इस पे अब ध्यान देने की जरूरत है। और आज आगे की इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, तमाम चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी घटना है, और जिस तरह से 7 साल पहले वहां भारी तबाही का मंजर हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति कहीं ना हो जाए, उस तरह की चीजें ना हो जाए। तो सरकारों को भी चाहिए कि पर्यावरणविद की बातों को नजरअंदाज न करें और उस पर विशेष अध्ययन करें और उसकी रोकथाम करें, क्योंकि आम जनमानस सरकार से ही उम्मीद करता है। तो इस पे हमारे यहाँ पर्यावरण मंत्रालय है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट में भी है, तो तमाम एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उसके लिए बैठाए गए। तो उनकी बातों को नजरअंदाज न करते हुए इस पर विशेष ध्यान की देने की जरूरत है, तभी जान माल की क्षति होगी। और तमाम प्रोजेक्ट देखिए हमारे यहाँ बर्बाद हो गए, जो एनटीपीसी के और तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे सब बर्बाद हो गए, उससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और सरकारों को इस पर, जो अभी आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि 7 साल पहले भी तो उन्होंने दर्शाया था इस बात को, उस पर अनदेखी हुई। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है, और इसका मतलब तमाम दलों के लोगों को तमाम इस तरह की भ्रांतियों को छोड़ते हुए इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और सरकार को विशेष इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमारे खास तौर से जैसे हिमाचल हो गया और जो भी हमारे पर्वतीय राज्य है, वहां पर इनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहां कुछ भी हो सकता है। आजकल देखिए भूस्खलन हो जाता है, भूस्खलन होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्यों होता है? उसके चलते उससे जो है बहुत सी चीजें नुकसानदायक होती हैं, तमाम रास्ते रुक जाते हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम आती है। तो सरकार को इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्यावरण बिल्कुल पंकज जी, बिल्कुल इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, और हम हादसों से भी अगर सबक न सीखें तो फिर जो पुनरावृत्ति हैं वो इसी प्रकार की होती हैं। गौरी शंकर जी, मुख्यमंत्री के साथ आपकी बातचीत हुई, मनोज जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो इस बात को कह रहे थे कि अभी समय तो देखिए मौजूदा दौर के अंदर प्राथमिकता ये है कि रेस्क्यू हो, जो लोग लापता हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन सवाल इसके साथ ये भी है ना कि जिनके अपने परिवार वाले चले गए या जिन्होंने खो दिया, जिनके अंदर कोई एक ही ऐसा था जिसके दम पर पूरा परिवार चल रहा था, उनके लिए आगे की क्या योजना है? क्या उसको आगे प्रदेश सरकार सपोर्ट करने वाली है? उनके लिए कोई व्यवस्था आप लोग करने वाले हैं? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, रोजी रोटी का भी सवाल है, जान तो जिस शख्स की गई वो गई। गौरी शंकर जी, क्या इस विषय को लेकर कोई बातचीत मुख्यमंत्री के साथ या प्लान क्या है आगे? जी हमेशा
उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड के दोनों मुख्यमंत्री मिलकर इस आपदा से निपटने के लिए तैयार खड़े हैं। और निश्चित रूप से जिनकी जानें गई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इतने नरम दिल हैं कि वो निश्चित उनके परिवारों को क्षति जो हुई है उसको कुछ ना कुछ देने का काम करेंगे और आर्थिक मदद भी करेंगे। और निश्चित रूप से उनके परिवार जो मजदूरी कर रहे थे या बाहर प्रदेशों से आए थे, उनको परिवारों को सहायता देने का काम भी सरकार करेगी और उनको काम भी दिलाने का सरकार काम करेगी। मैं निश्चित रूप से मनोज पांडे का सम्मान करता हूं कि वो एक अच्छी सोच के व्यक्ति हैं, वो हमेशा सार्थक बात करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा कि कोई भी समाज हो, कोई भी समस्या हो, हमेशा उस समस्या को गंभीरता से लेते हैं। कहीं भी कोई घटना होती है, उस घटना के बारीकी से जानकारी करके तुरंत अमल में लाने का काम करते हैं और अपने 3 मंत्रियों को भेजकर, अपने अपर सचिव, गृह सचिव को भेजकर उन्होंने जो तत्परता दिखाई है, निश्चित रूप से उनके मन में हमेशा लोगों को प्रति सहयोग करने का भाव रहता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी ताकत के साथ, जिस तरह वायरस कोरोना महामारी में उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की मदद की है, आज तो ये बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा में मुख्यमंत्री हम हर उस गरीब परिवार के साथ, जो परिवार इस देवभूमि की आपदा में खो गए हैं, उन परिवारों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी रहेगी और निश्चित रूप से मदद करने का प्रयास 100% करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हमेशा कभी भी कोई घटना होती है, गौरीशंकर जी, हम उम्मीद करते हैं कि बाद में भी उसी प्रकार से उसी मजबूती के साथ उन परिवारों के साथ खड़ा रहा जाए और उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास। हमाम भाई जी, 7 साल पहले जो त्रासदी आई और उस त्रासदी ने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया था, लेकिन हमाम भाई जी, क्या 7 साल पहले की आई त्रासदी से आपको लग रहा है कि वो गंभीरता के साथ या उस परिप्रेक्ष्य में उतनी सजगता के साथ सोचा गया? आगे के जो तमाम प्रोजेक्ट चले या अभी भी भविष्य में जो तमाम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या 7 साल पहले जो त्रासदी हुई उससे कुछ सीख ली है? आपको लगता है ऐसा? जी, चिंता का विषय है, क्योंकि जो भी घटना होती है, इंसिडेंट होती है, वो एक तरीके से हमको अलार्म करती है, हमको जगाती है कि आगे के लिए सरकार अपनी योजना तय करे और एक रणनीति तय करे। 2013 में जो इंसिडेंट हुआ था उसका रीजन जैसे कि साइंटिस्ट ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन उस समय बारिश भी हो रही थी और बारिश की वजह से तबाही का कारण हुआ। लेकिन अभी ये जो घटना हुई है, इस पे कई बातें सामने आ रही है कि इसने ठंड के मौसम में, अभी ठंड कहीं खत्म हो रही है, ऐसी स्थिति में बर्फ का पिघल जाना और एक बड़ा हिस्सा टूट जाना, और उसकी वजह से तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग तो चैलेंज है ही है, लेकिन जो पर्यावरण विभाग है वो भी नजर रखता है, तो उसकी भी एक तरीके से एक विभाग, एक कमेटी बनाई जानी चाहिए और उस पर रिपोर्ट आनी चाहिए कि वाकई सच्चाई थी क्या, रियलिटी क्या थी, फैक्ट, और उसके बाद नई योजना तय हो, ताकि एक हादसे से हमको सबक सीखना चाहिए। और अगर हम अच्छे से बंदोबस्त नहीं किए, एक नया लाएअमल, एक नई योजना नहीं तय किए, तो इसी तरीके की घटना का फिर हम लोग शिकार होते चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि और सारे डिपार्टमेंट भी होते हैं, जैसे जहां पे आबादी है वो एरिया, उसको भी चिन्हित करना होगा। पहाड़ी, अभी जैसे कि पंकज रस्तोगी जी इन्होंने कहा कि जो पहाड़ी एरिया है उसको चिन्हित करना होगा कि यहाँ पे आबादी कितनी की जा सकती है, कितनी दूरी पे आबाद किया जा सकता है। तो ये सारी जिम्मेदारी है, इसके लिए सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी बड़ी है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद कर सकती है कि एक कमेटी तय हो जाए कि ये हादसा क्यों हुआ है, क्या कारण रहा है। उसके बाद वैज्ञानिक से सलाह मशवरा करने के बाद एक योजना तय होना जरूर चाहिए। और दूसरी बात, जो लोग इसमें, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है और जो लोग लापता है, 7 राज्य के लोग बताए जाते हैं, 9 राज्य के लोग, तो उनकी सरकारों की ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य में उनको काम दें और उनकी भरपाई करें, उनको मुआवजा दें। ये सबकी जिम्मेदारी है। मनोज पांडे जी, मुझे बताइए कि प्राकृतिक आपदा तो प्राकृतिक ही है ना भाई, प्रकृति क्या करने वाली ये कोई पहले से नहीं बता सकता है, लेकिन उससे निपटने के हमारे पास इंतजाम क्या है, या फिर अगर एक्सपर्ट कोई सलाह दे रहे हैं तो क्या वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होते हैं या उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं, ये सोचते हुए भी कि ऐसा होना बहुत ज्यादा संभव नहीं है।
क्या ये एक बड़ा कारण बनता है कि इस तरीके की जब त्रासदी आती है तो हमारे पास कोई प्रिवेंटिव चीजें नहीं होती और इसलिए बड़ा जान माल दोनों नुकसान हम लोग देखते हैं? मनोज जी, क्या इसको अवॉइड किया जाता है, इसलिए भी आप देख रहे हैं कि इस तरीके की जो हादसे हैं या घटनाएं हैं वो ज्यादा देखने को मिल रही हैं? देखिए आयुषी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2013 में जो घटना केदारनाथ जी में घटी थी, निश्चित रूप से वो भी विश्व की एक बहुत बड़ी घटना थी और उसमें काफी लोग हताहत हुए थे, काफी लोगों की जानें गई थी। और उसके बाद ये दूसरी घटना, इस घटना को अब हमें भी मतलब राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को और मानव जाति को बहुत गंभीरता से लेना होगा। और अगर हम इसमें अब कहीं अगर हम पीछे रह गए तो एक नई घटना का हम इंतजार करेंगे। देखिए, जहां तक आपने सवाल किया, ये सही है, ऐसे तमाम वैज्ञानिक और पर्यावरणविद इन कार्यों में शोध करते रहते हैं। 2012 से 17 तक मैं कृषि मंत्री के साथ साथ मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी मिनिस्टर रहा हूँ और हमारा ही एक डिपार्टमेंट जो रिमोट सेंसिंग के नाम से है, उसका बकायदा केदारनाथ में एक कैंप, स्थायी कैंप हम लोगों का बनाया गया था, जहां पर हमारे वैज्ञानिक वहां पर रह करके अपनी रिसर्च करते थे और अपनी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और उत्तरांचल सरकार को लगातार देते रहे हैं। अब इस पर विचार ये करने की जरूरत है कि हमने अभी कहाँ क्या कमी रख दी। हमने या तो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट को हमने गंभीरता से नहीं दिया, या हमारे शोध करने वाले हमारे जो वैज्ञानिक थे उनकी कमी रही, उनकी संख्या कमी रही, हमारे पास बजट की कमी रही, हमने उतना बजट प्रावधानित नहीं किया वहां पर, या और नए लोगों को लगा करके उसकी रिपोर्ट पर अमल करने की जरूरत है। निश्चित रूप से आज ये पहाड़ी क्षेत्रों के, खासकर उत्तरांचल या अन्य जो हमारे हिमाचल प्रदेश भी है, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को और काम करने वाले लोगों में भय का माहौल तो पैदा हुआ है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये पूरे देश के लिए भी एक वार्निंग है। हम समझते हैं कि ये दूसरी घटना है जो 13 के बाद हमारे बगल के राज्य में उत्तरांचल में हुई है, तो निश्चित रूप से इसको पूरे देश को गंभीरता से लेना चाहिए, सरकारों को भी गंभीरता से लेना चाहिए और निवासियों को भी लेना चाहिए। इसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। वैज्ञानिक तो आपको सजेस्ट करेगा कि नहीं, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगानी चाहिए, हमें अगर कोई यहाँ पर कोई ऐसी एक्टिविटीज करनी है जो व्यवसायिक है या आवासीय है तो उसको क्या बचा के करना चाहिए। लेकिन उस सजेशन को केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार नहीं उसको करा सकती, उसमें अब हमको लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि प्रकृति से खेलना हम बंद करें, प्रकृति के साथ हम विरोधाभासी व्यवहार न रखें। हमें उन तमाम चीजों को जो हमारे प्राचीन इतिहास में रही है उन्हें हमें स्वीकार करना होगा कि हमको क्या क्या एवॉइड करना है। और ये हमको प्रकृति लगातार हमें ये दस्तक दे रही, संदेश दे रही है और हमें सजेस्ट कर रही है कि हम समझ जाएं और इस पर हम काम करें। तो मेरा कहना है कि ये जो त्रासदी है निश्चित रूप से दुखद है। पूरे देश को आज एक साथ खड़े होकर के उस पीड़ित और वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उत्तरांचल सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, उत्तरांचल के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा यह है कि हमको अपने वैज्ञानिकों के उन तमाम शोधों को फिर एक बार हमको रिव्यू करना चाहिए, जरूरत पड़े तो हम और बजट की व्यवस्था करें और निश्चित रूप से उसके लिए वहां के रहने वाले निवासियों को और देश में रहने वाले लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। प्रकृति जिस तरीके से लगातार अपना स्वरूप बदल रही है वो कुछ न कुछ हमको इंडिकेशन दे रही है, शायद हम उस इंडिकेशन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नहीं मनोज जी, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही इस बात को कहा कि देखिए भाई, आपदा के समय में सब खड़े तो साथ हैं, लेकिन वो आपदा आई क्यों और उससे निपटने के इंतजाम हमारे पास क्या थे, इस पर भी हमको विचार करना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थितियां अगर बने तो हम कम से कम इतना तो कैपेबल हों कि अब जो कैजुअलिटीज हैं वो कम से कम हो सके, क्योंकि प्राकृतिक आपदा कोई रोक नहीं सकता। मनोज जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। पंकज जी, आज तमाम सारे रिसर्च मैंने, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के आर्टिकल्स या रिसर्च मैंने भी पढ़े इस आपदा के बाद भी, आप भरे पड़े हुए हैं कि दरकते पहाड़ या फिर हम देखें कि पिघलते ग्लेशियर, और खासतौर से पहाड़ी राज्यों के लिए बहुत सारा रिसर्च मौजूद है, बहुत कंटेंट है। जब इस तरीके के प्रोजेक्ट्स लग रहे होते हैं तो क्या इन सारी चीज़ों की अनदेखी होती है, या फिर दूसरी तरीके से हम ये देखते हैं कि इस काम को फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है? क्या ये चीज़ें नज़रअंदाज करने की वजह से भी इस तरीके की जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो उसमें कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, या फिर हम देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट, जैसे कि अभी ये 2 प्रोजेक्ट तबाह हो गए, अरबों का नुकसान भी हुआ है, क्या नज़रअंदाज करना या उसको उतनी गंभीरता से न लेना एक बड़ा कारण मानते हैं? अब वक्त है कि कम से कम इस विषय पर चेतना चाहिए राज्य सरकारों को। बिल्कुल, आपने आयुष जी सही कहा कि राज्य सरकारों को इसमें चेतना चाहिए, सभी राज्य सरकारों को, और इसके लिए जनमानस को जागरूक करना चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जनमानस को जागरूक करना चाहिए। जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं और तमाम जो चीजें
हो रही है। ठीक है, शहर का विकास भी जरूरी है, उसके साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी जरूरी, दोनों में सामंजस्य होना बहुत जरूरी है भाई। तो ये चीज कौन करेगा? ये आम जनमानस को इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए और ये सरकारों को इसके लिए जनमानस को जागरूक करना होगा। और दूसरी चीज, सरकारों को जो भी प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं उसमें यह देखना चाहिए कि पर्यावरण की अनदेखी तो नहीं हो रही, पर्यावरणविद की या वैज्ञानिकों के जो सुझाव। चलिए पंकज, इससे हमारा संपर्क टूट गया है। मनोज जी की अनदेखी करने का जी पंकज जी मैं आपके पास आऊंगा अभी वापस। मनोज जी को शायद कहीं जाना है, मुझे जैसी जानकारी दी जा रही है। मनोज जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं। मनोज जी, क्या आपको लगता है खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक अलग से कोई योजना या कार्य योजना होनी चाहिए वहां पर, चाहे किसी भी तरीके का डेवलपमेंट का प्रोग्राम हो या किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोग्राम हो, इनके लिए एक अलग से कार्य योजना होनी चाहिए और इनको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है? ये वो वक्त है कि हमको सीखना चाहिए क्योंकि प्रकृति तो बार बार इंडिकेट कर रही है। मनोज जी। बिल्कुल आयुष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय आज आपने ये रखा है, जो अंतिम रखा है। देखिए, बहुत दुर्गम क्षेत्र है और बड़ी कठिन जिंदगी वहाँ के लोग जीते हैं। निश्चित रूप से उनको हम अपने समतल एरिया से बाहर रख करके उनकी जिंदगी और वहाँ का जो सिचुएशन है उसको सामने रख करके हमें तमाम वहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो केवल वही खतरे में नहीं है, बल्कि वहाँ की घटनाओं से पूरा देश कहीं न कहीं प्रभावित होगा। ये राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों को मिलकर के ऐसी कोई ज्वाइंट योजना निश्चित रूप से बनानी पड़ेगी कि आज जो दोबारा ये घटना घटी है, हम आगे इन घटनाओं से कैसे बचें, कैसे वहाँ लोगों को तत्काल रिलीफ दे सके, कैसे हम कम से कम लोगों को हताहत होने से रोक सके और बचा सके, और क्या प्रकाशन हमें लेना है। हमें लगता है कि ये वक्त है कि हम लोगों को इस पर एकजुट होकर के और इस पर ना सत्ता और ना विपक्ष, सबको एकजुट होकर के इस पर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। ये देश के मानव जीवन से संबंधित मामला है और प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता, प्रकृति के साथ चला जा सकता है। और हम कैसे प्रकृति के साथ चल सके, इस पर हम लोगों को विचार करना होगा। चलिए मनोज जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। पंकज जी, मैं आपके पास आ जाता हूं। पंकज जी, आपकी बात अधूरी रह गई तो उसको भी कंप्लीट करिएगा और यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या अलग से कार्य योजना बनाने की आवश्यकता आप मौजूदा दौर के अंदर देखते हैं? क्योंकि कई घटनाएं हम लोगों ने देखी और न सिर्फ केवल उत्तराखंड बल्कि हिमाचल प्रदेश या तमाम जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर इस तरीके की घटनाएं बहुत कॉमन होती हैं। कहीं पर बहुत बड़ा हो जाता है जब विकराल रूप, तो हम लोग देखते हैं कि बड़ी खबर भी होती है जिसको लेकर आज हम लोग चर्चा करने बैठे हैं। लेकिन क्या एक अलग से कार्य योजना होनी चाहिए कम से कम पहाड़ी राज्यों के लिए, क्योंकि वहाँ की व्यवस्थाएं अलग हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग तरीके से और वहाँ की आपदाएं भी अलग तरीके से रिएक्ट वहाँ पर करती हैं। तो क्या इसके लिए एक अलग से कार्य योजना की आवश्यकता आप देखते हैं? इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। पंकज जी। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल आयुष जी ठीक कहा कि पर्वतीय राज्यों के लिए एक अलग योजना बनानी चाहिए। देश के जो पर्वतीय राज्य हैं वहाँ के लिए एक अलग कार्य योजना बनानी चाहिए। और वहाँ मैदानी राज्यों की अपेक्षा वहाँ आम जनमानस का जीवन यापन करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में और वहाँ तमाम चीज़ों की दिक्कत होती है। जैसे कि अगर आप इधर टिहरी गढ़वाल और इधर आपके उत्तराखंड के राज्यों में और जिलों में जाइए उत्तराखंड के, तो रात में 9 बजे के बाद 8 बजे 9 बजे के बाद जीवन वहाँ पर आम रोड पे चलना नहीं होता, क्योंकि तमाम तरह के जानवर और तमाम तरीके के वो आवाजाही जारी रहती है। तो इसलिए एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक नियम है कि आप बाहर न टहलें, मतलब इस तरह की चीजें आपके साथ कोई हादसा हो सकता है जी। लेकिन पर्वतीय राज्यों की जो आपने बात कही, तो पर्वतीय राज्यों के लिए केंद्र सरकार को विशेष पैकेज देते हुए वहां पर इसको पर्यावरण हितों को सुरक्षित रहते हुए तमाम प्रोजेक्ट जो लगाए जाते हैं उसके लिए एक विशेष वो करते हुए कि किसी प्रकार का पर्यावरण को क्षति न हो, और इन चीजों को देखते हुए प्रोजेक्ट बनाने चाहिए और उसमें एक विशेष कार्य योजना की जरूरत है, तभी इस पे अंकुश हो जाएगा। देखिए 2013 में जो त्रासदी आई थी उत्तराखंड में, वो पूरे विश्व ने देखा कि पूरे की पूरी गाड़ियां की गाड़ियां, लोगों की कार, मोटरसाइकिल और तमाम वाहन, 4 पहिया 2 पहिया तमाम पूरी उसमें बह गए और लोगों के हजारों हजार लोगों की डेड बॉडीज तक नहीं मिली। तो इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, तो इसके लिए ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ये अलार्म है। प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही है और अगर पर्यावरणविद की बातों को, वैज्ञानिकों की बातों को अगर हम लोगों ने नजरअंदाज किया तो ये कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी बहुत भारी पड़ेगी। भाई आप समुद्र में देख लीजिए, समुद्र में टाइड आता है, जिस तरह के चीजें हैं समुद्र में, मतलब जल स्तर बढ़ने लगता है, तमाम चीजें हैं। तो बहुत सी चीजों में मतलब विचारणीय प्रश्न है, इस पे सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा।
ठीक है, आज इस तरह की आपदा आई, आपने तमाम चीजें कर ली, वो अलग में उसके आपने उसका जनमानस की क्षति का मुआवजा दे दिया, उसको नौकरी दे दी, उसके परिवार का वो कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति उस परिवार का चला गया, जो दिवंगत हुआ, वो तो वापस नहीं आ सकता, वो मौतें वापस तो नहीं आ सकती। और जो तमाम चीजों में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, सालों से चल रहे थे, वो जो क्षतिग्रस्त हो गए, वो तो फिर से बनने में फिर वर्षों का टाइम लगेगा। तो इस पे केंद्र सरकार को पर्वतीय राज्यों के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने की जरूरत है और विशेष उसमें वैज्ञानिक और पर्यावरणविदों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उनको विशेष उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार को एक वृहद कार्य योजना बनानी चाहिए कि आगे भविष्य में किसी प्रकार का अगर आपदा आए तो उसका मुकाबला किया जा सके और उससे बचा जा सके। और लोगों जो वहां पर लोग निवास करते हैं उसके लिए भी एक मापदंड तय किए जाएं कि वो लोग कहां पर रहेंगे, किस तरह की जगहों पर रहेंगे कि जिससे वो बच सके। पहाड़ों पे भी जो लोग अपना जीवन बिताना चाहते हैं, जिस तरह की खेती वहां लोग करते हैं, तमाम चीजों पे सरकार को एक वृहद कार्य योजना बना के उन राज्यों के लिए, हिमाचल और उत्तराखंड यहाँ के भारत में मेन पर्वतीय राज्य है, तो इसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि मतलब सरकार को एक स्पेशल पैकेज के तहत इस पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपदा के बाद अगर हम ये चीज भूल जाएंगे फिर कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्रकृति अपना रूप बदल रही है, स्वरूप बदल रही है। बिल्कुल पंकज जी, मैं आऊंगा अभी इस विषय पे थोड़ा और चर्चा मैं आपके साथ जरूर करूंगा, लेकिन इस बीच तपोवन का भी मैं रुक कर लेता हूं। हमारे सहयोगी आदित्य वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, फिलहाल अपडेट क्या है आपके पास और रेस्क्यू को लेकर के क्या इस समय वहां पर चल रही है, क्या हलचल है, अपडेट करें आदित्य। जी, 30 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, अभी तक यही अपडेट है और जब 170 से ऊपर लोग अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग हैं। और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें तो टनल में से आर्मी कर्नल का कहना यही था कि काफ़ी उम्मीदें अब जागी हैं कि शायद लोग बचे हो सकते हैं, पर अब जो दिल दहलाने वाली बात यह है कि 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या इन लोगों के पास ना पानी पहुँचा है, ना खाना पहुँचा है, तो इनकी क्या हालत होगी अभी ये हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। और उन लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचने की अभी तक कोशिश ज़रूर है, पर क्योंकि बहुत टन में जो मलबा है और पानी है वो भरा हुआ है, उसको निकालने में बहुत दिक्कतें हो रही है। और अब क्योंकि अंधेरा हो गया तो अंधेरे में काम का स्पीड जो है वो करीबन 20 से 30% तक आ जाता है, क्योंकि इतनी ही स्पीड में काम हो सकता है। बहुत एहतियातन से काम करना ज़रूरी है, वरना हो सकता है कि वो पूरा टनल ही वापस गिर जाए। तो एहतियातन से काम करने के लिए रात को बहुत कम स्पीड में काम होता है, दिन में काफ़ी तेजी से काम होता है। तो उम्मीद करेंगे कि कल सुबह तक कुछ न कुछ खुशखबरी हमें मिले। आदित्य, क्या जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है वहां पर आ रही, चूंकि आप वहां पर लगातार मौजूद हैं टनल में, अभी मेरी भी बातचीत हो रही थी, डीजीपी भी थोड़ी देर पहले अभी हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि जितना निकालते हैं उसके अंदर से मलबा उतना ही और पीछे से आ जा रहा है। और दूसरी दिक्कत वहां पर यह भी है कि उसके अंदर ऑक्सीजन और तमाम तरीके की चीजें ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। क्या ये सबसे बड़ा हर्डल वहां पर आपको दिख रहा है कि टनल के अंदर से मलबा निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है और टनल के अंदर कर्व्स कुछ ऐसे हैं जिस वजह से भी जो राहत और बचाव का काम है, जो रेस्क्यू की टीमें लगी हैं, उनको ज्यादा हर्डल्स वहां पर हो रहे हैं? क्या है एग्जैक्ट सिचुएशन, थोड़ा बताएं, और क्या दिक्कत हो रही है वहां पर, प्रैक्टिकली क्या देख रहे हैं आप वहां पर? जी देखिए, टनल अगर हम बात करें तो टनल जो एक आम आदमी ऐसे सोचेगा कि एक तरफ से शुरू हुआ और दूसरी तरफ से खत्म हुआ, पर टनल ऐसे बनाया नहीं जाता है। जब बनाया जाता है तो उसके अलग अलग सुरंगें निकालते हैं उसको साइड से, उसको एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स अलग अलग भी होती है। तो एक टनल एक सीधा रास्ता नहीं, उसके आसपास से रास्ते भी निकलते हैं। तो सुनने में यही आ रहा है कि क्योंकि जो अलकनंदा नदी है वो अभी भी तेज बहाव में बह रहा है, पानी अभी भी आ रहा है, तो और मलबा जो है वो अपने साथ में वो मलबा लेके अभी भी चल रहा है, जितना भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। तो अब बाकी जहां से वो निकाल रहे हैं, बाकी ऐसे एरियाज हैं जहां से वॉश इन करके आ भी रहा है। तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रही है। पर आप समझिए कि हमारे देश के 4 ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन, SDRF, NDRF, ITBP और आर्मी, ये सभी लगे हुए हैं इस काम में, और इनसे अच्छा फोर्स हमारे पास इस पूरे देश में अभी नहीं है। तो अगर कोई कर सकता है इसको, कोई इसमें से कुछ खुशखबरी बाहर निकाल सकता है, कुछ हासिल कर सकता है, तो वो यही फोर्सेस हैं और वही है जो अभी काम कर रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, मैं आपके पास दोबारा से वापस लौटूंगा, इस चर्चा में थोड़ा समय और आगे बढ़ जाता हूं। गौरी शंकर जी, आप सुन रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ प्रैक्टिकली प्रॉब्लम वहां पर हो रही है, हालांकि जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं, लेकिन सवाल इस बात का बार बार इस चर्चा के अंदर भी उठा कि क्या हम लोगों ने कुछ सीखा है, क्योंकि जो 7 साल पहले हुआ उससे सीखने की जरूरत थी, और क्या इसको लेकर के आगे भविष्य में कोई प्लान है ऐसा कि कम से कम पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से कोई ऐसी योजना, कार्य योजना, कोई ऐसी स्कीम हो जिससे निपटा जा सके अगर इस तरीके की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो?
बातचीत के भी जरिए आपकी क्या बात हुई मुख्यमंत्री के साथ, या अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान, चूंकि आप लोग तो राज्य सरकार का हिस्सा हैं, क्या प्लान है इस तरीके की स्थितियों से निपटने का केंद्र सरकार के लिहाज से भी? गौरी शंकर जी। हमारी सरकार हमेशा पर्यावरण के बारे में विचार करती रहती है और जिन उपक्रम वहाँ लगे हैं उनके बारे में जो चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से जब रिपोर्ट बनती है तो उपक्रम लगाने के पहले जो रिपोर्ट बनाई जाती है बिल्कुल सब ठीक ठाक रहता है। लेकिन अब ये देवी आपदा है, अगर चूंकि इसको अलर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन अलर्ट के बाद इतनी कम समय होता है कि उससे निपटा जा सकता है। लेकिन फिर भी ये इस घटना से पूरा देश दुखी है और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दोनों चिंतित हैं। और जैसे ही इस सब की जानकारी मिल रही थी, हमेशा सरकार चाहती है कि पर्यावरण को संतुलन में रखा जाए। हमेशा हर आम जनमानस से कहा जाता है, आम जनमानस को ये योजना बनाई जाती है कि वृक्षारोपण किया जाए जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे, क्योंकि हर जगह रोड बनना है, वहाँ पत्थर खोदना है, पत्थर से गिट्टी लाना है, तो इसलिए उसका संतुलन कैसे बना रहा है इसका भी चिंतन सरकार हमेशा करती रहती है। और ये जो आज घटना हुई है उसकी बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है कि इस अगली बार ऐसी कोई घटना ना हो, उसका बचाव कैसे किया जाए, क्या योजनाएं लाई जाए, इसका चिंतन कैबिनेट की बैठक में लिया गया होगा। विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास की कॉस्ट क्या हो ये भी हमको देखना होगा और इसको बहुत बारीक तरीके से समझना होगा, तभी ऐसे हम लोग इस तरीके की आपदाओं से निपट सकते हैं। आदित्य, एक चीज मुझे और बताएं, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, आसपास के इलाके के जो लोग इससे इफेक्टेड हुए थे, खासतौर से वहां पर जो आसपास के गांव हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई है, हाँ कुछ पुल ऐसे थे जो कि बह गए इस आपदा की वजह से, तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जो वहां पर लोकल अथॉरिटीज हैं या फिर वहां पर जो मौजूदा प्रशासन है वो कैसे इन सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, थोड़ा इसको बताएं आदित्य। और कितने लोग लगभग आपको लग रहा है इफेक्टेड होंगे, कितने गाँव होंगे आसपास? जी देखिए काफ़ी गांव हैं ऐसे जो अफेक्टेड हैं। इनफैक्ट अभी भी जब मैं रैनी गांव गया था जहां पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, उसके सामने जो पहाड़ है वहां पे पहाड़ में बहुत सारे ऐसे घर थे जो मैंने देखे थे, और वो मेरे को वहां के लोग बता रहे थे कि सामने वाले घर में जो लोग रहते हैं उनके पास हम जा भी नहीं सकते क्योंकि जो वहाँ का ब्रिज है वो पूरी तरीके से दह गया है। पर एक सबसे बड़ी बात आजकल के इस नए ज़माने का सबसे बड़ी बात यही है कि मोबाइल फ़ोन आ गया है सबके हाथ में और इंटरनेट टावर और सबके हाथ में आ गया, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन बाकी लोगों के घरों तक उनको फोन करके उनके नंबर से उन तक पहुंच पा रही है। पर खाने की और बाकी जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उनकी दिक्कतें हो रही है, और उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आर्मी और एयरफोर्स के इस्तेमाल से जो हेलीकॉप्टर्स है उसको उससे राशन पहुंचा रही है हर एक गाँव में जो अफेक्टेड है, जो कि कंप्लीटली कट ऑफ है। और ऐसे काफ़ी सारे गाँव हैं जिसका जो कट ऑफ हो गए हैं क्योंकि जो ब्रिजेस हैं वो पूरी तरीके से दह गए हैं। पर अच्छी बात यही कि इन सब सिचुएशन पे बहुत जल्दी काबू पाया जा सकता है। बस एक बार ये रेस्क्यू ऑपरेशंस खत्म हो तो वापस इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के साथ ही इनफैक्ट एक कार्य ये भी चल रहा है कि कैसे इन गांव में कनेक्टिविटी वापस इनको मेन लैंड से कनेक्ट किया जाए। पर रेस्क्यू ऑपरेशंस ही मेन फोकस है अभी। एक बार वो खत्म हो तो उसके बाद रीबिल्डिंग का पूरा प्रोजेक्ट वापस शुरू हो जाएगा। नहीं बिल्कुल आदित्य, लेकिन मुझे ये बताएं, चूंकि रेस्क्यू को ही लेकर के सबकी निगाहें उसी पर लगी हुई हैं, क्योंकि जो मिसिंग लोग हैं ज्यादातर लोग ऐसा है कि अंदाजा ये लगा रहे हैं कि उसी टनल के अंदर हैं। मुझे ये बताएं कि रेस्क्यू को लेकर के बता क्या रहे हैं वहां पर जो टीम है या उनको जो लीड कर रहे हैं, क्या उनके साथ कोई बातचीत हुई है, कोई आंकड़ा या कोई दे पा रहा है कि या कोई एग्जैक्ट बता पा रहा हो या कोई थोड़ा सा बता रहा हो ये कि हाँ भाई इतना समय लगेगा या हम इतना मान के चल रहे हैं कि इतने समय में हम कर लेंगे? क्या कोई कुछ बताने को तैयार है कि कितना इंतजार अभी और करना होगा? देखिए मैं कर्नल सहाय से बात कर चुका हूं जो आर्मी के एक कर्नल है जो यहाँ पे ऑपरेशंस हेड कर रहे थे, और कर्नल सहाय ने मेरे को यही बताया कि उनकी 70% काम जो है, एक तरीके 70% जो टनल का जो रूट है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पर अब जो पोर्शन बचा है वो मेन पोर्शन है, तो 70% रूट वो टनल का ऑलरेडी वो मैप कर चुके हैं, वहाँ तक उसका मलबा वगैरह भी निकाल के वहाँ तक पहुँच चुके हैं। पर अब जो रूट है उसमें दिक्कतें बार बार यही आ रही है कि कहीं ना कहीं से मलबा आ रहा है, कहीं ना कहीं से ये दिक्कत
हो रही है कि जो टनल केव इन ना हो जाए, क्योंकि केव इन हो जाए तो ये पूरा ऑपरेशन, जो लोग इस ऑपरेशन में लगे भी हुए उनकी भी जाने खतरा में हो जाएंगी। तो उसकी दिक्कतों की वजह से काम का स्पीड अब काफ़ी ज़्यादा ऑल्दो स्लो हो चुका है, क्योंकि एहतियातन बरसना बहुत अब इम्पॉर्टेंट है। और इस सब के चलते ही अब ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बाकी एरियाज से, यानी आसपास के जो एंट्री पॉइंट्स है उससे एंटर करने की कोशिश करी। इनफैक्ट रैनी विलेज की तरफ से भी एंटर करने की कोशिश की गई है, पर और मैं उस एनडीआरएफ टीम के साथ से बात भी कर चुका, और वो उनका कहना बार बार यही था कि वहां से भी उनको सक्सेस नहीं मिला है। वो उस तरफ से भी उन्होंने कोशिश बहुत करी है, पर वहां सब भी पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, और वहां सब इतना ज्यादा मलबा और इतना ज्यादा दलदल बन चुका है कि वहां खड़े होना भी नामुमकिन के करीब है। ठीक है आदित्य, मैं आऊंगा आपके पास। हमाम वहीद, अलग से आप देखते हैं कि कोई स्कीम्स होनी चाहिए कम से कम ये जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए, और अगर हम इस विषय में गंभीरता से नहीं सोचेंगे तो शायद दिक्कतें इसी तरीके की झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि नुकसान दोनों तरीके का होता है, जान का भी और माल का भी। चल तो रहा है, बंद कर दे। हमाम वहीद, फोन करके बोल। जी जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। हम प्रकृति से को तो रोक नहीं, प्राकृतिक आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उससे लड़ने के लिए हमको तैयार रहना होगा, कि तैयारी हमको करना होगा। और जैसा कि हर मतवा सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अपने बजट में बड़ा बड़ा बजट आता है और उसमें सारे प्रोग्राम भी तय किए जाते हैं कि आपदा से लड़ने के लिए इतने फंड, लेकिन अक्सर वो ये होता है कि पूरी सरकार होकर 5 साल 4 साल होकर कंप्लीट हो जाती है, लेकिन बजट यूज नहीं होता है। इसलिए ठोस काम करने की जरूरत है। अगर हम सचेत नहीं हुए, हम जागे नहीं प्रोग्राम को लेके, और जो लोग सरकार में हैं, अब इस तरीके की घटना से मैं बताया ना कि एक कमेटी, वो भी वैज्ञानिकों की गठित करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा। पहले तो रिसर्च करना पड़ेगा कि रीजन क्या था, और उसके बाद क्या हम कर सकते हैं। और करने के लिए हमारे पास, भारत सरकार के पास और राज्य की सरकार के पास बजट रहता भी है, और अगर उसमें बजट में बढ़ोतरी की जरूरत है तो उसको बढ़ाया जा सकता है। दोनों सरकारें बैठ के सोचे, लेकिन काम कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आगे ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस तरीके की घटनाएं आने की संभावना है। इसलिए डिपार्टमेंट जो लोग उसके एक्सपर्ट हैं, उनके राय मशवरे से, उनकी चर्चा के बाद और उनके सुझाव पे एक प्लान तैयार करना होगा। अगर अकॉर्डिंग टू प्लान हमने काम नहीं किया तो आने वाले हादसा से, आने वाले इस तरीके की घटनाएं से कैसे हम लड़ेंगे। इसलिए सरकार को मुकम्मल तौर पे, अक्सर तो ऑन पेपर काम होता है कि 5 साल आपदा से लड़ने के लिए यहाँ पे ये कार्य होगा, वहां पे वो कार्य होगा, लेकिन सरकारें चली जाती हैं, जो भी सरकार हो, जिसकी भी सरकार हो, और काम कंप्लीट नहीं होता। जब हम आधी अधूरी तैयारी से मैदान में रहेंगे तो यकीनन इस तरीके की घटना को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए तैयारी तो हमको अब मुकम्मल करना होगा। पंकज रस्तोगी जी, क्या ये बड़ी वजह मानते हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग न जाने कब से सुनते आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े हम लोगों ने कॉन्क्लेव देखे हैं, न सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेश तक भी तमाम तरीके के कॉन्क्लेव, बड़े बड़े नेता और लीडर जुटते हैं, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग एग्जैक्टली आपको इफेक्ट कैसे कर रही है? क्या इस चीज़ को लोग अपने देश के अंदर, या फिर उसको वो जो तमाम प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं या फिर जहाँ पर इस तरीके की सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, उस चीज़ को हम लोग गंभीरता से समझ नहीं पाते हैं? क्या ये बड़ा एक कारण मानते हैं? क्योंकि बात तो बहुत होती है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता है उसका, और शायद यही वजह है कि आपदा जब आती है तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाहरी जान माल का नुकसान होता है। पंकज रस्तोगी जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व परेशान है, और इसमें पर्यावरणविदों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, और तमाम प्रोजेक्ट जो भी लगाए जाए वो उनकी अनदेखी बिना किए लगाए जाए, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, पर्यावरण को संरक्षित रखने का काम किया जाए। पर्यावरण को संरक्षित न करने का ही परिणाम है इस तरह की आपदा, और इस तरह की चीजें हो रही है। उस पर उनकी बातों को, वैज्ञानिकों की और पर्यावरणविदों की बातों को बिल्कुल नजरअंदाज न किया जाए। अभी मैंने पर्वतीय राज्यों का जिक्र किया, उसमें जम्मू कश्मीर छूट गया था। जम्मू कश्मीर राज्य जो यहाँ के 370 और 35 से हटने के बाद जनजीवन सामान्य हो गया है, वहां के लिए भी वो भी पर्वतीय राज्य की श्रेणी में आता है। वहां भी विशेष योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि वहां के लोगों ने अभी कई वर्षों पूर्व प्राकृतिक आपदा का मंजर देखा है, जिसमें सेना को जवानों ने अगर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया होता तो आज वहां का आधा जनजीवन समाप्त हो गया होता। धन्यवाद सेना के जवानों का था कि जिन्होंने वहां पर जनजीवन को सामान्य किया। और आज जो ये आपदा आई है देवभूमि में, वहां उत्तराखंड में, उसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और ये आपके आईटीबीपी के जवानों का कार्य सराहनीय है। जो लोग सुरक्षित बाहर निकले उन्होंने साफ कहा कि गर्दन तक मिट्टी जमा थी, उसमें से मुझे खींच के निकालने का काम ये एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवानों ने किया। ये बहुत सराहनीय है। और सवाल इस बात का है, ये टनल्स के अंदर जिस तरह से
मलबा निकलता है, मिट्टी निकाली जाती है, फिर इतना बहाव है कि वो फिर इकट्ठा हो जाती है। तो अभी भी उसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं, या तो वो सुरक्षित होंगे या तो वो काल का ग्रास बन चुके होंगे। तो ये भी चीज ये भगवान के ऊपर है। अब ये लेकिन टीम लगी हुई है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम, और उस पर पूरा प्रयासरत है कि किसी तरह इस पे काबू पा लिया जाए। जो लोग अंदर मतलब फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जाए। लेकिन मैं इस डिबेट के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि पर्यावरणविदों की किसी बातों को नजरअंदाज न किया जाए कि जिसमें भविष्य में हम किसी प्रकार की इस तरह की दैवीय आपदाओं से जनमानस की जान माल को बचाने में सहयोगी रहेंगे। चलिए पंकज जी, आप किसी बात के साथ इस चर्चा में यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी हो, तमाम जो वहां पर मौके पर मौजूद प्रशासन की टीमें, उनका फोकस यही है कि जल्द से जल्द टनल को खाली किया जा सके, ताकि जो लोग उसके अंदर फंसे हैं उनको बचाया जा सके। इसी के साथ आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।